नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 87वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जिसे हम सीबीआई कहते हैं। सीबीआई का नाम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा, जो कि किसी भी प्रकार के ऐसे अपराध होते हैं, ऐसे केस होते हैं जिनकी जांच पुलिस के दायरे से बाहर होती है। पुलिस के द्वारा इस पर अच्छे तरीके से कार्य नहीं किया जाता, तो उस पर जांच करने का कार्य सीबीआई द्वारा किया जाता है, जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे, इस बॉडी को समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार से वर्क करती है और इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं, और इसी से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी सीबीआई के बारे में। सीबीआई के बारे में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर यानी भारतीय जो केंद्रीय स्तर का कोई भी ऐसा केस होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि राज्य का जो केस होता है, राज्य पुलिस, हमने देखा होगा एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, तो पुलिस के द्वारा बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया जाता है। लेकिन कोई ऐसा आता है जो कि ऐसा केस आता है जो कि राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो ऐसे केसों की निष्पक्षता से जांच करने के लिए सीबीआई की आवश्यकता होती है एवं यहाँ पर सीबीआई कार्य करती है। इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं है, यानी हम देख सकते हैं कि संविधान में इसके लिए पहले से प्रावधान नहीं थे, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह दिल्ली पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो कि अंग्रेज़ों के समय का हुआ करता था, उससे यह पावर लेते हुए अपना कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अनुसार यह यहाँ से अपनी शक्ति लेता है और कार्य करता है। इसका गठन हम देखें तो 1963 में किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि यह जो अपना वर्क है, अपनी जो योजना है, कहाँ से लेता है, दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका गठन है, जो बॉडी बनाई गई थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, वह 1963 में बनकर तैयार हो गई थी। और हम देख सकते हैं कि पहले यह गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी, और वर्तमान में हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसे बनाने की सलाह संथानम कमेटी द्वारा दी गई थी, जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही प्रमुख है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि किस कमेटी द्वारा सीबीआई को बनाने की क्या दी गई थी, सलाह दी गई थी। तो संथानम कमेटी द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1962 से लेकर 1964 में इसको बनाने की सलाह दी गई थी या सिफारिश दी गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी हम देख सकते हैं इसका वर्णन संविधान में नहीं है, संविधान की बुक लिखते समय इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। इसको 1963 में बनाया गया, इसलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अन्य चर्चा करें और इसके हम लक्ष्य को समझने का प्रयास करें कि इनका क्या लक्ष्य होता है। संविधान को बनाए रखने यानी संविधान की जो गरिमा है, उसके जो प्रावधान है, उसके जो लॉ है, उनको बनाए रखने तथा इसको उपलब्ध कराने यानी इसकी उल्लंघन ना होने से रोकने के लिए, यानी इसका उल्लंघन ना हो इसके लिए यह कार्य करता है। कानून को जमीनी स्तर पर लागू करना, यानी हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा केस आता है जो बहुत ही मास्टरमाइंड तरीके से किया जाता है। मान लो आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे मृत्यु का केस है, किसी की हत्या कर दी गई है, और उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से उसको सॉल्व नहीं किया जाता, और हम देख सकते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध जो कि सॉल्व नहीं होते और उनकी जांच करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई कार्य करती है। और हम देख सकते हैं माइनर सी छोटी छोटी सी बातों को पकड़कर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फॉरेंसिक लैब में हुआ जो बाल वगैरह के वो होते हैं, सैंपल होते हैं, ब्लड सैंपल होते हैं, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर यह यहाँ पर जांच किया करते हैं और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। पुलिस व्यवस्था की जांच में विफलता के बाद कार्य करने, यानी जब पुलिस व्यवस्था फेल हो जाती है, यानी पुलिस के द्वारा जो भी जांच की जाती है वह फेल हो जाती है, उसके बाद यह कार्य भी करते हैं।
अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध की जांच करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कार्य करती है। यानी अंतर्राज्य की यानी राज्य से बाहर की बात हो या विदेशों की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी ऐसी जांच हो तो उसके लिए भी क्या करती है, सीबीआई कार्य करती है। अब हम देख सकते हैं कि प्रशासन से संबंधित यदि कोई भ्रष्टाचार होता है, कुल घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ या विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए, इनमें हम देख सकते हैं कि सीबीआई द्वारा इनकी जांच की गई। हम देख सकते हैं सीबीआई की रेड भी पड़ती है, कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते या फिर हम देख सकते हैं इनकम टैक्स की रेड होती है तो वह सीबीआई के द्वारा की जाती है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी अपराधी की जांच करने के लिए इसके साथ करते हैं। हम देख सकते हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है, उसमें हम देख सकते हैं ब्लड सैंपल हुआ और हम देख सकते हैं उनके नाखून वगैरह के निशान हुए। यदि कोई आपराधिक ऐसा प्रकरण होता है तो जिसकी जांच करने के लिए यानी जो व्यक्ति है अपराधी है उसको खोजने के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी के साथ मिलकर यह कार्य करते हैं। आगे देखते हैं संयोजन में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इसका एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के साथ स्पेशल डायरेक्टर तथा जॉइंट डायरेक्टर भी होते हैं। तो हम इसकी सीमा को समझने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार के अधिकारी यहाँ पर हुआ करते हैं। यह एक बहुत ही प्रमुख एवं बड़ा निकाय है और इसमें हम देख सकते हैं डायरेक्टर के साथ स्पेशल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तथा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी होते हैं। सुप्रिटेंडेंट पुलिस तथा अन्य पुलिसकर्मी होते हैं। इसके साथ एसआई और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इनके स्टाफ में 5000 सदस्य होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जांच करने के लिए इनकी कितनी बड़ी सीमा होती है, 5000 सदस्य होते हैं। इन 5000 मेंबर्स की बॉडी होती है तो यहाँ पर यह कार्य करते हैं। 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट इनके साथ होते हैं, 250 लॉ ऑफिसर होते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बराबर होता है। यानी सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बराबर होता है, जो कि एक केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी के बराबर होता है। सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जो कि आपको याद रखना है। इसके कार्यों में परिवर्तन लोकपाल तथा राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के आने से हुआ। यानी हम देख सकते हैं कि लोकपाल क्या करता है, वह भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार से विवादित जो भी केस होते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है और राष्ट्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भी इसी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सीबीआई हुआ, लोकपाल हुआ, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग हुआ, एक प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। अतः इनमें व्यवस्था बनाने के लिए कुछ संशोधन किए गए थे। तो हम देख सकते हैं जैसे ही लोकपाल और राष्ट्रीय सतर्कता आयोग आता है तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। अब हम नियुक्ति के संबंध में बातें देखें तो किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा की जाती है, जो कि आपको याद रखनी है। 3 सदस्यीय बॉडी में क्या होता है, जो कमेटी बनाई जाती है, इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल होते हैं। और हम देख सकते हैं कि डायरेक्टर की निष्पक्षता की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य डायरेक्टर की भी नियुक्ति की जा सकती है। यानी हम देख सकते हैं डायरेक्टर की भी जांच करने के लिए अन्य डायरेक्टर को नियुक्त किया जा सकता है, जो कि सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा। सेक्रेटरी रैंक हम आपको बता दें कि जो यूपीएससी होती है इसमें जैसे ही आप ग्रोथ करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा पद होता है सेक्रेटरी का, जो कि एक केंद्रीय स्तर का अधिकारी होता है और उसको जो यहाँ पर ट्रेड दी जाती है उससे संबंधित सारे गतिविधियाँ उसके हाथ में होती हैं। यदि सदन में विपक्ष नहीं है, यानी हम देख सकते हैं कई बार पार्टियाँ इतनी मेजॉरिटी से आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा वोटें उनको मिलती हैं कि विपक्ष में कोई होता ही नहीं। तो हम देख सकते हैं यदि विपक्ष में नहीं होता तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी हो गई और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मतदान प्राप्त करने वाली जो पार्टी होती है उसको यहाँ पर शामिल किया जाता है, उसके नेता को यहाँ पर शामिल किया जाता है। सीबीआई के कार्य को समझ लेते हैं तो भ्रष्टाचार हुआ, घूसखोरी हुई, अवैध कार्य हुए जैसे कि खनन के संबंधित कार्य होते हैं और हम देख सकते हैं कि काश्तकारी जो कि माइनिंग है और भी हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के घोटाले होते हैं, इनसे संबंधित केस इनके द्वारा सुलझाए जाते हैं। व्यापार में हम देख सकते हैं आयात व निर्यात में कोई घोटाले होते हैं तो उनकी जांच भी इनके द्वारा की जाती है। इनकम टैक्स घोटाले ऐसा देखा जाता है कि इनकम टैक्स भरने के लिए क्या करते हैं, ब्लैक मनी को छुपा लिया जाता है, तो इस प्रकार की जांच भी इसके द्वारा की जाती है।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध की जांच भी इनके द्वारा की जाती है। आतंकवादी गतिविधियों की जांच तथा भ्रष्टाचार निरोध एवं अपराध निरोध एजेंसियों के साथ मिलकर यह कार्य करते हैं। सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा राज्य सतर्कता आयोग की सहायता भी लेती है। यानी ऐसा कोई विवाद आता है जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता लेने की आवश्यकता होती है, तो केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर जो सतर्कता आयोग होता है उसकी सहायता भी इनके द्वारा ली जाती है। अपराधों के प्रचार में, यानी हम देख सकते हैं कि अपराधों को हम देख सकते हैं कि जैसे ही अपराध को समाप्त करना है तो उसके प्रति लोगों के यहाँ पर जागरूकता होनी चाहिए। तो इनके अपराधों के प्रचार प्रसार के बारे में कि इस प्रकार से अपराध होते हैं उस पर भी यह मुहिम की तरह कार्य करते हैं। अपहरण हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, इस प्रकार के जो केस आते हैं वह सीबीआई द्वारा क्या की जाती है, इनकी जांच की जाती है, जो कि पुलिस के दायरे से बाहर आ जाते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्देशों पर भी कार्य करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट यदि बोलता है कि किसी 100 केस को सीबीआई द्वारा सॉल्व किया जाना है या हाई कोर्ट द्वारा इनको निर्देश दिए जाते हैं तो उस पर भी यह कार्य करते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी जाँच की आवश्यकता होती है तो वहाँ भी सीबीआई कार्य करती है। आगे देखते हैं, सीबीआई को केंद्र सरकार की सहमति, यानी ऐसे कुछ मामले हुआ करते थे जिसमें केंद्र सरकार की सहमति लेने की आवश्यकता होती थी। पूर्व में जैसे कि सेक्रेटरी हुआ, जो कि हम देख सकते हैं सबसे उच्च पद होता है यूपीएससी के रैंक के अंतर्गत। तो पूर्व में जैसे यदि सेक्रेटरी की जैसे रैंक के अधिकारी होते हैं उनकी यदि जांच करनी होती थी तो पहले सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता होती थी। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो कार्य हुआ करते थे इसमें इनकी जो सीबीआई की जो महत्वता है वह थोड़ी सी कम होती थी। तो हम देख सकते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित करते हुए इस प्रकार का कहा गया कि यदि आप किसी भी निकाय, किसी भी सेक्रेटरी हो, किसी भी अधिकारी की जांच करना चाहते हैं तो उस जांच को निष्पक्षता से करते हैं। इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई तथा राज्य पुलिस में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि यह जो हमारे राज्य की जो पुलिस होती है, जैसे एमपी पुलिस होती है, तो वह राज्य से रिलेटिव होती है और हम देख सकते हैं यह अपने राज्य से ही पावर लेती है, यानी जो राज्य की जो सरकार होती है उससे पावर लेती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सीबीआई दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अनुसार अपनी शक्ति लेता है। इसके अंतर्गत ला दिया गया तथा आने वाले केस में डुप्लीकेशन ना हो। यानी हम देख सकते हैं कि इसके जो केस होते हैं, मान लो कोई राज्य सरकार के अधीन कोई केस चल रहा है और उसी में सीबीआई कार्य करता है, तो हम देख सकते हैं कि एक ही केस को 2 लोगों द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन से बचने के लिए इसको कहाँ रख दिया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रख दिया गया था ताकि इसका डुप्लीकेशन ना हो। यदि कोई मुद्दा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो उसमें सीबीआई कार्य करती है, भले ही वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा होता है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो उस पर सीबीआई कार्य करती है, जो उसमें राज्य की पुलिस काम नहीं करती। हम देख सकते हैं यदि कोई मुद्दा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, भले ही उसमें केंद्र का कोई अधिकारी संलिप्त होता हो तो उस पर राज्य कार्य करेगा। यदि संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकायों की जांच करनी होती है तो उसे सीबीआई द्वारा किया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं, इसकी एकेडमी को देखें तो इसका हेडक्वार्टर है जो कि आपको याद रखना है, सीबीआई की एकेडमी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके 3 स्थानीय निकाय हैं जो कि कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में स्थित हैं। तो हमने इसके निकाय के बारे में समझा कि किस प्रकार से इसकी डिटेल होती है, कहाँ पर इसका कार्यालय है। बहुत सी जानकारी हमने सीबीआई के बारे में प्राप्त की और इसी से संबंधित आपके प्रश्न बन जाते हैं। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहे स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से और करते रहें अध्ययन। ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी गई है और पॉलिटी के 87वां व्याख्यान है यह। तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटी भी धीरे धीरे हम पूरी कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अध्ययन को अगर सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।